देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। यस मैम। ठीक है, देखो सिंगल एंट्री में दो इलास्ट्रेशन हुआ था। इलास्ट्रेशन 1 और 2 एक पार्टनरशिप रिलेटेड था। अभी हम लोग इलास्ट्रेशन 3 जो है वो करेंगे। ठीक है, अच्छा देखते हैं 3 में क्या है। 3 नहीं 4 होगा शायद। 3 हो गया था ना, 4 होगा ना। यस मैम 4 होगा। 4 होगा। देखो क्या बोल रहा है। The income tax officer, on assessing the income of Sri Moti for the financial year 2010, 2010-11 ही बोल सकते हैं इसको, and 2011-12, feels that Sri Moti has not disclosed the full income. Income tax officer ने assess किया और देखा कि श्री मोती का जो इनकम है 2 साल का एसेस किया उन्होंने। 2010, 2010-11 एंड 11-12 वहां पर देखा गया कि इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपना सारा इनकम डिस्क्लोज नहीं किया हुआ है। ही गिव्स यू द फॉलोइंग पर्टिकुलर assets and liabilities of Sri Moti on 1st April 2010 and 1st April 2002। तो दोनों साल का ही दे रखा है। 1st April 2010 मतलब ये पीरियड का, और 1st April 2002 मतलब ये पीरियड का। ये पीरियड 31 मार्च को खत्म होगा, तो दोनों पीरियड का हमें डिटेल्स दे रखा है एसेट एंड लाइबिलिटीज का। तो देखो एसेट में क्या क्या है। कैश इन हैंड, इन्वेंट्री, सन्ड्री डेटर, लैंड एंड बिल्डिंग, वाइप्स, ज्वेलरी ओइंग टू मोतीज ब्रदर। लाइबिलिटीज में सन्ड्री क्रेडिटर, एसेट में कैश इन हैंड। फिर यहाँ पर एसेट मतलब दो पीरियड का दे रखा है ना, इसीलिए फिर कैश इन हैंड नेक्स्ट पीरियड का स्टार्ट हो रहा है। इन्वेंट्री, सन्ड्री डेटर, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर कार जो कि पहले नहीं था, मोटर कार यहाँ पर एक आया है। वाइफ्स, ज्वेलरी, लोन टू मोतीज ब्रदर, सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटीज में। करना क्या है, ड्यूरिंग द 2 years द डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर वॉज 4000 पर मंथ। डोमेस्टिक मतलब पर्सनल खर्चा, यानी जिसे ड्राइंग ट्रीट करना चाहिए। द डिक्लेयर्ड इनकम ऑफ द फाइनेंशियल ईयर्स वेयर 1,05,000 for 10-11 and 1,23,000 for 11-12 respectively. State whether the income tax officer कंटेंट कंसर्न इज करेक्ट। क्या उन्होंने सही, मतलब उनको जो लग रहा है कि डिस्क्लोज नहीं किया है, क्या ये सही है कि गलत है। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि सच में इनकम इतना है कि नहीं जो यहाँ डिस्क्लोज कर रखा है। एक्सप्लेन बाय गिविंग योर वर्किंग्स, बस हमें वर्किंग बनाना है, मतलब वर्किंग जो जरूरतों का बनाना है। बाकी हम लोग क्या प्रिपेयर करने से हमें पता चलेगा इन्होंने अपना सही इनकम बताया है कि नहीं। हम लोग को कैपिटल चाहिए, ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल, और उसको कंपेयर करके हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कि प्रॉफिट कितना होना चाहिए। अगर ये जो यहाँ डिस्क्लोज कर रखा है 1,05,000, 1,23,000 इससे कम या ज्यादा होता है, तो उस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा कि इन्होंने सही डिस्क्लोज किया है कि सही डिस्क्लोज नहीं किया है। ठीक है, तो हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, उसके लिए क्या प्रिपेयर होना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो जस्ट लाइक बैलेंस शीट होता है वही हम लोग बनाएंगे। इलस्ट्रेशन 4, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स as on 31st of March 2001 and 31st of March 2002। 2 साल का हम लोग 2 कॉलम बना के कर लेते हैं। कैश इन हैंड सबसे पहले तो इधर एसेट साइड में चला जाएगा, ये है एसेट, लाइबिलिटी, कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड हो जाएगा 25,500, और इधर वाला भी लिख लेते हैं। ठीक है, 16,000, 25,500 और 16,000। अच्छा, कैश इन हैंड के बाद इन्वेंट्री 56,000,
इधर 56,000 और इधर इन्वेंट्री है 91,500। फिर सन्ड्री डेटर है, सन्ड्री डेटर सन्ड्री डेटर 41,500, सन्ड्री डेटर 52,500। लैंड एंड बिल्डिंग 1,90,000, लैंड एंड बिल्डिंग 1,90,000। और इधर है 1 लाख, यहाँ भी 1,90,000 ही है। वाइफ्स ज्वेलरी तो ये भी एसेट ही है, ठीक है। वाइफ्स ज्वेलरी वैसे भी एसेट साइड लिखा हुआ है, हम लोग देख के ही जस्ट लिख सकते हैं, ज्यादा कुछ हमें दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा, बोल ही दिया है वाइफ्स ज्वेलरी 75,000। $1,25,000 owing to Moti's brother liability 40,000 और 20,000। sundry creditor 35,000। $55,000। और शायद कुछ बाकी नहीं, लेकिन यहाँ पर कुछ एक था शायद, मोटर कार नया एडिशन हुआ है 1,25,000। मोटर कार इसमें हो जाएगा 1,25,000। तो चेक करते कितना सारा, 1 2 3 4 5 6 7 और इधर 8। 1 2 3 4 5, एक कम हो रहा है कुछ तो। कैश इन हैंड, इन्वेंट्री, सन्ड्री डेटर, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर कार 1,25,000, वाइफ्स ज्वेलरी तो लिखा है वाइफ्स ज्वेलरी, लोन टू मोतीज ब्रदर। अच्छा, लोन टू मोतीज ब्रदर है, ये तो एसेट होगा। लोन टू मोतीज ब्रदर है, ये एसेट होगा। ये ओइंग वाला जो है ये इधर है, लोन इधर होगा नीचे का। लोन टू, लोन दिया गया है तो ये एसेट होता है, लोन देना। $20,000। टोटल करके देख लेते हैं कितना हो रहा है। कैपिटल बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 16,000 प्लस 91,500 प्लस 52,500 प्लस 1,90,000 प्लस 1,25,000 प्लस 1,25,000, 6,20,000। मैम फर्स्ट वाले में 3,88,000। क्या बैलेंसिंग फिगर? जी मैम, टोटल 3,88,000 फर्स्ट वाले। ओ अच्छा, फर्स्ट वाले का टोटल 3,88,000। अच्छा, माइनस करने से कैपिटल आ जाए 6,20,000 माइनस 55,000, 5,65,000 कैपिटल, ये वाला। और ये हो जाएगा 75 माइनस होगा 3,80,000। हाँ बोलो। 4,76,000। 4 लाख मैंने ऐड कर दिया। ऐड कर दिया ना, इसलिए ज्यादा हो रहा है। माइनस करो, 3,88,000 से माइनस करना पड़ेगा
75। मैम 3,13,000। अच्छा, अब सही आ रहा है। 313 होगा, ठीक है, 313, ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। तो हम लोग का ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल मिल गया। अब जैसे ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल मिलेगा, अब हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी क्लोजिंग कैपिटल लेंगे। क्लोजिंग कैपिटल से ड्राइंग्स वगैरह को एडजस्ट करके, जो भी एडजस्ट करना है, एडजस्ट करने से हमें पता चल जाएगा कि प्रॉफिट कितना होगा। जैसे हम लोग लास्ट क्लास में भी कर रहे थे, या तो कैपिटल का अकाउंट बना के भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं कैपिटल एज ऑन 1/4/2002, मतलब क्लोजिंग वाला, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल हो रहा है इतना, 5,65,000। और अगर हम लोग क्लोजिंग कैपिटल से स्टार्ट करेंगे तो ओपनिंग कैपिटल तक पहुंच जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर किसी भी तरह का ड्राइंग्स है वो ऐड करेंगे, क्योंकि क्लोजिंग से जा रहे हैं ना, जस्ट ऑपोजिट करना पड़ेगा। नॉर्मली अगर हम लोग ओपनिंग से स्टार्ट करते हैं तो ड्राइंग्स लेस हो जाता है, लेकिन फॉर्मेट इस तरह से, या तो ये फॉलो करना पड़ेगा या तो कैपिटल अकाउंट। ड्राइंग्स ऐड करके हम लोग ये पता करते हैं कि ओपनिंग में कैपिटल क्या था, क्योंकि उसके बाद ही ड्राइंग्स हुआ है तो कैपिटल कम दिख रहा है। ओपनिंग पता करना है, ड्राइंग्स को ऐड कर देंगे। 4,000 पर मंथ करके है, तो 4,000 इंटू 12 इंटू ये 2 साल का होगा। ये तो 2 साल का कैपिटल बन रहा है ना, यहाँ पर दे रखा है ड्यूरिंग द 2 ईयर्स, 2 साल में कितना, तो ये 2 साल का हो जाएगा। 4,000 इंटू 12 करेंगे तो वो 1 साल का होगा, और उसमें 2 इंटू कर देंगे तो वो 2 साल का हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 96,000 का ड्राइंग। तो अगर ये ड्राइंग्स ऐड कर देते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि ओपनिंग में कैपिटल कितना था, अगर इसके बाद कोई और एडजस्टमेंट नहीं होता है तो 6,61। क्रेडिटर कितना है? 35,000 ना? क्रेडिटर, देखते हैं, एक मिनट। 35 और मैम 50। ये वाला हाँ बोलो। ये जो मोतीज टू ब्रदर जो है, ओइंग टू है, वो लाइबिलिटी। हाँ, ये मोती ओइंग टू मोतीज ब्रदर जो है, मतलब ब्रदर से उधार लिया है। और एक ठू भी है, यहाँ पर लिखा मैंने ये वाला, लोन टू मोतीज ब्रदर, मतलब लोन दिया है, और ओइंग टू मतलब उधार लिया है। तो उधार लिया है तो लाइबिलिटी, और उधार दिया है तो एसेट। और देखो यहाँ बाइफर्केशन करके बता दिया है। ये देखो एसेट साइड में लोन टू मोतीज ब्रदर, और ये पढ़ के हमें समझना पड़ेगा लोन टू, लोन दिया है, ठीक है। अब मोतीज ब्रदर है तो इसीलिए ये दो जगह पे जाएगा, एक एसेट साइड हो जाएगा, एक लाइबिलिटी साइड। अच्छा, 6,61,000, ठीक है। और तो कोई एडजस्टमेंट था नहीं। तो लेकिन हम लोग का ओपनिंग कैपिटल हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया वो कितना है, मतलब एक्चुअली ओपनिंग कैपिटल जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया वो देखेंगे, ठीक है। कैलकुलेटेड एबव, कैलकुलेटेड एज एव, तो हमारे कैलकुलेशंस के हिसाब से ओपनिंग कैपिटल बन रहा है 3,13,000। तो फिर कैपिटल में डिफरेंसेस क्यों आ रहा है, इसीलिए आ रहा होगा क्योंकि प्रॉफिट प्रॉफिट तो एडजस्ट नहीं किया है ना। कैपिटल कितने इस तरह से इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, ड्यू टू प्रॉफिट लॉस, ड्यू टू ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस तरह से कम या ज्यादा हो सकता है। तो जो डिफरेंस हमें दिख रहा है, जो मिसमैच हमें दिख रहा है, वही हम लोग का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट या लॉस, बताओ कितना हो रहा है प्रॉफिट प्रॉफिट। थ्री गुड लाख मॉर्निंग फोर्टी टीचर। एट था। 3 लाख। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा, कितना हो रहा है, 3,48,000। तो ये क्या हो जाएगा, ये इनकम हो गया, इनकम अर्नड इन 2 ईयर्स, 2 साल में ये इनकम अर्नड हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने कितना बताया, इन्होंने 2 साल का इनकम बताया 1,05,000 और 1,23,000, ऐड कर लो, चेक करो। इनकम डिक्लेयर कितना कर रखा है, इनकम टैक्स ऑफिसर को बता कितना रखा है, दोनों ऐड करो, पता चल जाएगा। 1,05,000 और 123, तो कितना हो रहा है, 2,28,000। 2,28,000। 2,28,000। तो क्या सही बताया है कि कम बताया, कितना नहीं बताया, कितना छुपा रखा है, सब सप्रेस्ड इनकम। 1,20,000। हाँ, 1,20,000 सप्रेस्ड इनकम। वन लैख
20,000 तो इन्होंने इतना कम दिखा रखा है। तो इसका मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर का जो कहना था वो सच है, ठीक है, मतलब करेक्ट है कि उन्होंने अपना इनकम 1,20,000 से कम डिस्क्लोज कर रखा है, ठीक है। तो ये चाहो तो ये लैंग्वेज लिख सकते हो कि स्टेट वेदर द इनकम टैक्स ऑफिसर ने जो सोचा है वो करेक्ट है कि नहीं। तो हम लोग इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, द आईटी ऑफिसर यानी इनकम टैक्स ऑफिसर्स that Sri Moti has not declared his true income is correct. Sri Moti's true income is in excess of the disclosed income by रुपीज 1,20,000। तो डिस्क्लोज इनकम से 1,20,000 ज्यादा दिखाना चाहिए था, बस इतना सही था यहाँ पर। Illustration 5 देखो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बिजनेस ऑफ मिस्टर शिव कुमार हु रिक्वेस्ट यू टू प्रिपेयर ए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन्होंने बोला है मेरा फाइनल अकाउंट्स बना के दो। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब ही होता है फाइनल अकाउंट्स बना के दो एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, ऑन एंडेड ऑन 31st March 2002 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो इनको बैलेंस शीट भी चाहिए। डेटा इन्होंने इनके पास जो था वो दे दिया है इन्होंने। बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार, इन्वेंट्री, बिल्स पेबल, कैश एंड बैंक बैलेंस, सन्ड्री डेटर, बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री क्रेडिटर, जिसमें से कुछ कुछ जगह पे क्वेश्चन मार्क दिखेगा। देखो इन्वेंट्री पे क्वेश्चन मार्क है, मतलब ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब भी कहीं पर क्वेश्चन मार्क रहता है इसका मतलब ये हमें कैलकुलेट करके उनको बताना है। बिल्स पेबल नहीं, सॉरी, सन्ड्री डेटर, इसमें क्वेश्चन मार्क है। बिल्स रिसीवेबल में क्वेश्चन मार्क है, नहीं सॉरी, सन्ड्री क्रेडिटर में क्वेश्चन मार्क है। कैश ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडेड द फॉलोइंग बिसाइड सर्टेन अदर आइटम्स, ठीक है। ये एक तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, एक तो हमें एसेट लाइबिलिटी का रिकॉर्डेड दिया है, कुछ कैश ट्रांजैक्शन दे दिया है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कैश बुक है ये, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे थे कि सिंगल एंट्री 3 तरह का होता है, प्योर सिंगल एंट्री और क्वासी सिंगल एंट्री। तो यहाँ पर एसेट लाइबिलिटी के रिकॉर्ड के अलावा कैश बुक भी है। सेल ऑफ ओल्ड पेपर्स एंड मिसलेनियस इनकम, कैश परचेज, पेमेंट टू क्रेडिटर, ठीक है। मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंस, कैश सेल इंक्लूडिंग सैलरी दे रखा है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर। अदर इंफॉर्मेशन, बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट टू 20,000 एंड बिल्स पेबल एक्सेप्टेड 16,000। तो बिल ड्रॉन हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 20,000 का और पेबल हुआ है 16,000 का। पेबल एक्सेप्ट मतलब बिल्स बीपी एक्सेप्ट किया हुआ है। सम आइटम्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर हुज रिटन डाउन वैल्यू ऑन 31st March 2001 was 20,000 was sold on 30th September 2001 फॉर रुपीज 8,000। तो बोल रहे कि कुछ फर्नीचर है जिसका रिटर्न डाउन वैल्यू 20,000 था, वो बेच दिया गया है 8,000 में। डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया जा रहा है बिल्डिंग फर्नीचर पे 10%, मोटर कार पे 20%। डेप्रिसिएशन सेल्स ऑफ फर्नीचर टू बी प्रोवाइडेड फॉर 6 months, ये बता दिया 6 months ये हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा फॉर एडिशन टू बिल्डिंग फॉर होल ईयर। अच्छा, और बिल्डिंग अगर कुछ एडिशन होगा तो उस पे होल ईयर का कैलकुलेट करना है। ऑफ द डेटर इज सम ऑफ 8,000 शुड बी रिटन ऑफ एज बैड डेप्ट एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट इज टू बी क्रिएटेड 2%। मिस्टर शिव कुमार हैज बीन मेंटेन्ड ए स्टेडी ग्रॉस प्रॉफिट रेट 30% ऑन टर्नओवर। इनको अपना जीपी रेट थोड़ा पता है, जीपी रेट इनका है 30% ऑन टर्नओवर। आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑन 31st March 8,000, 31st March 2001 का 8,000, 2002 का 10,000 और 31st March 2001 प्रॉफिट
and loss account had a credit balance of 40,000. 20% of total sales and total purchase are to be treated as for cash. Additions in furniture account took place in the beginning of the year and there was no opening provision for doubtful debt. बहुत सारा एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए जब ऐसा क्वेश्चन हो? पहले तो मैं बोला ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, तो हम लोग ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट बनाएंगे और जो डेटा गिवन है उससे करने का कोशिश करेंगे, और जहां भी हमें क्वेश्चन मार्क दिखेगा उसके लिए हम लोग वर्किंग नोट बनाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि करना क्या है वो तो क्लियर है, फाइनल अकाउंट्स बना के देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट के लिए। तो इलस्ट्रेशन 5, मिस्टर शिव कुमार, trading and profit and loss account for the year ended 31st of March 2002. ट्रेडिंग पीएल तो आज के डेट पे एक ही साथ होता है, तो पहले थोड़ा ज़्यादा जगह रख देते ताकि ट्रेडिंग पीएल दोनों चीज़ हो पाए। तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन है तो काफ़ी जगह लगेगा, तो हम ये सेकेंड पेज भी पीएल के लिए ही रख देते हैं। नेक्स्ट पेज रख रहे हैं बैलेंस शीट के लिए। बैलेंस शीट as on 31st of March 2002. यहाँ भी एक पेज रख देते हैं जितना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे जैसा जैसा रिक्वायरमेंट होगा। वर्किंग नोट नंबर 1। अच्छा, अब देखते हैं हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो गिवन है बिल्डिंग, ठीक है, तो बिल्डिंग का डेटा लिखेंगे कि हम लोग ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट तो 2 साल का नहीं बना सकते, वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होता है कि हम लोग ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट तो किसी एक पर्टिकुलर ईयर का बनेगा और जो करंट ईयर का ही होता है, और बोल भी दिया 2002 का बनेगा। तो हम लोग अगर बिल्डिंग लिखेंगे तो वहां पर हम लोग को कितना लिखना पड़ेगा? बिल्डिंग हो जाएगा ये वाला 3,60,000 लिखना पड़ेगा, क्योंकि पहला बिल्डिंग है तो ये बैलेंस शीट में चला जाएगा, ठीक है। तो एक इंफॉर्मेशन बिल्डिंग के बारे था, ठीक है। बिल्डिंग में यहाँ पर हम एक पॉइंट कर लेते, क्योंकि बिल्डिंग के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है तो हम लोग उसको चेक करेंगे कि क्या इंफॉर्मेशन है, उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, क्या हमें अकाउंट भी ओपन करना जरूरी है वो भी देख लेते हैं, या फिर ऐसे ही हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं अगर छोटा मोटा कैलकुलेशन है तो बिल्डिंग के यहाँ पर बोला हुआ था कुछ, ये देखो डेप्रीशिएशन ऑन सेल ऑफ, ये देखो एडिशन टू बिल्डिंग, बिल्डिंग अगर खरीदा जाता है तो उस पे पूरे साल का डेप्रीशिएशन लगेगा चाहे कभी भी खरीदा जाए। इस पॉइंट का मतलब ये होता है। तो अब हम लोग ढूंढेंगे कि बिल्डिंग पे डेप्रीशिएशन कितना बोला था। ये देखो डेप्रीशिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर 10% पर एनम। तो बिल्डिंग पे 10% पर एनम का डेप्रीशिएशन लगेगा, और अगर नया बिल्डिंग खरीदा जाएगा तो उस पे पूरे साल का डेप्रीशिएशन लगेगा, ठीक है। पूरे साल का डेप्रीशिएशन हमें लगाना है, और तो मुझे बिल्डिंग के लिए कुछ भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ठीक है। यही इंफॉर्मेशन दिख रहा है। बैलेंस शीट में बिल्डिंग लिखते हैं। देखो बिल्डिंग कितना था, 3,20,000। कब है? 31st मार्च 2001, यानी ये डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद ही उस साल का है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ओपनिंग था 3,20,000 और एडिशन, इसका मतलब कितना नया खरीदा गया है, न्यू परचेस कितना है, क्योंकि यहाँ पर तो बैलेंस कितना दिख रहा है, देखो 3,20,000 3,60,000 दिख रहा है। तो कैसे बढ़ सकता है एसेट, कैसे बढ़ सकता है खरीदने से? एसेट कम कैसे हो सकता है? या तो बेच दिए है या तो डेप्रिसिएशन लगा है। तो 3,20,000 से अगर 3,60,000 हो गया है तो बता सकते हो कितना खरीदा गया था? 40,000, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर चाहे तो शो कर सकते हैं 40,000 खरीदा है, तो टोटल हो गया 3,60,000, ठीक है। अब तुम लोग
ये देखो कि इस पे क्यों मैंने डेप्रिसिएशन नहीं लगा। तुम लोग सोच रहे हो कि ये तो बिना डेप्रिसिएशन का, नहीं, ये डेप्रिशिएट किया हुआ है, 31 मार्च का है ना, 31 मार्च 2001, ये आफ्टर डेप्रिसिएशन ही है। और बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन बोला गया है 10%। और नया जो खरीदा गया है, कब खरीदा गया है, डेट कुछ भी डिस्क्लोज नहीं है। नॉर्मली डिस्क्लोज नहीं होने से हम लोग 6 मंथ्स लगा सकते हैं डेप्रिसिएशन, या फिर 1 साल भी लगा सकते हैं, फिर नोट देना पड़ता है क्योंकि कोई डेट नहीं था, तो हम लोगों ने इतना एजम्पशन लिया है। बाकी यहाँ पर बोला है कभी भी खरीदे ना क्यों, हमें पूरे साल का ही डेप्रिसिएशन लगाना है, तो हम लोग पूरे साल का ही डेप्रिसिएशन लगा देंगे एट द रेट ऑफ 10%। तो ये हो जाएगा 36,000। 3,24,000, ठीक है। अब ये एडजस्टमेंट, क्योंकि हम लोग को पता है जैसे फाइनल अकाउंट्स होता है, कुछ भी एडजस्टमेंट होता है वो 2 जगह जाना चाहिए। वैसे भी इन्होंने तो सिंगल एंट्री कर रखा होता है, डबल एंट्री तो किया नहीं है। तो डेप्रिसिएशन कहाँ पर जाएगा, डेप्रिसिएशन पीएल में चला जाएगा, ठीक है। तो ट्रेडिंग का कितना जगह लगेगा एक एजम्पशन के साथ, बाकी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम एक बार, कितना जगह चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं टू डेप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग, हम ऐसे B/D लिख दिए, ठीक है। डेप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग ये हो जाएगा 36,000। अच्छा, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन फर्नीचर है 68,000। इस पे भी कुछ इंफॉर्मेशन था, पहले लिख लेते हैं फर्नीचर। फर्नीचर 68,000, लेकिन लास्ट वैल्यू क्या था 60,000। 60,000 से ये 68 हो गया। एक्चुअली हम इसको क्यों एलाबोरेट करके दिखा रहे हैं, क्योंकि ये हमें क्लोजिंग वैल्यू दिया हुआ ही है, तो हम लोग सिर्फ इसको चाहे भी तो लिख के कर सकते हैं, लेकिन क्या है नीचे का एडजस्टमेंट लिखने से क्या होगा, हम लोग इसको पीएल ट्रेनिंग जहां जाएगा उस वहां पोस्ट भी कर पाएंगे। मतलब ये ओपनिंग हो गया 3,20,000, क्लोजिंग में 3,60,000 कैसे हुआ, फिर उसके ऊपर एडजस्टमेंट दिखाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 60 से 68 हो गया है। और फर्नीचर का हम लोग डेटा देखते हैं, फर्नीचर का क्या दे रखा है। फर्नीचर बोला है डेप्रिसिएशन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर सेल हुआ है, हुज रिटन डाउन वैल्यू वाज 20,000 वाज सोल्ड फॉर, ठीक है। तो फर्नीचर का तो बहुत सारा एडजस्टमेंट दिया, हम लोग एक फर्नीचर अकाउंट बना लेते हैं वर्किंग नोट में, ठीक है, क्योंकि इसमें सेल वगैरह भी दे रखा है। टू बैलेंस BD, मतलब ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कितना है 60,000। अच्छा, फिर यहाँ पर बोल रहा है कि सम आइटम्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर हुज रिटन डाउन वैल्यू ऑन 31 मार्च 2001 वाज 20,000। मतलब डेप्रिसिएशन होने के बाद जिसका वैल्यू 20,000 था वो बिक गया है 8,000 में। तो पैसा आया होगा, एसेट बेच के कितना आया 8,000, लेकिन वो एसेट जिसका वैल्यू 20,000 था, तो 8,000 आया, लॉस कितना हुआ। अगर 8,000 में मैंने बेच दिया है तो लॉस कितना हुआ। एक चीज ध्यान में रखना है, ये वैल्यू जो है ये 2001 का बता रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर मतलब 1 अप्रैल 2001 में वैल्यू बता रहा है 20,000, और ये बिका है 8,000 में 30 सितंबर को, ठीक है, 30 सितंबर को। तो तब तक का भी तो डिप्रिसिएशन लगेगा, तो उस हिसाब से बताओ कि लॉस कितना हो रहा है। तो पहले हम लोग 20,000 पे डिप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, क्योंकि हम लोग तो 2002 का बना रहे हैं, ठीक है। तो ये इस बीच डेप्रिसिएशन भी लगा होगा, तो पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे एसेट को बेचने के पहले। तो एसेट का वैल्यू था 20,000 जब ईयर नया से स्टार्ट हुआ, और इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा कितने दिन का, मार्च में ईयर खत्म हो रहा था, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा 10% बेसिस पे। कितना हो जाएगा 1,000। अब बताओ बेच के जो पैसा आया उसका एंट्री क्या होता है, बाय बैंक या फिर कैश, सेल प्रोसीड्स। एंट्री क्या होगा, इन्वेस्टमेंट जैसे बेचने से एंट्री क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू पीएल अगर प्रॉफिट हुआ, कैश अकाउंट डेबिट पीएल डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अगर लॉस हुआ। तो ये भी तो वन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इसका नाम है फर्नीचर, फर्नीचर का इन्वेस्टमेंट था। तो कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, फर्नीचर चला जाएगा तो बाई कैश या बैंक हो जाएगा। सेल प्रोसीड्स में कितना अमाउंट जाएगा बताओ, कितने में सेल हुआ है 8,000। 8,000।
8,000 में सेल हो गया, ठीक है। अच्छा, लॉस कितना हुआ बताओ। अगर डिप्रिसिएशन 1,000 है तो जब जब ईयर स्टार्ट हुआ था वैल्यू था 20,000, लेकिन सेल कर, हाँ 19, तो फिर लॉस कितना होगा, बाई पीएल बोल के रिकॉर्ड हो जाएगा। बोलो लॉस कितना होगा। 11। 11, करेक्ट। 20,000 का एसेट था और भी 1,000 का डिप्रिसिएशन लगा, तो एसेट का वैल्यू जब सेल हो रहा था तब 19,000 हो गया। 19 माइनस 8, 11,000, ठीक है, ये पीएल में चला जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से नेक्स्ट और क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है कि अगर कोई नया डिप्रिसिएशन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर टू बी प्रोवाइडेड फॉर 6 मंथ्स, 6 मंथ्स वैसे भी कैलकुलेट करके 6 मंथ्स गया है, चलो ठीक है। एंड फॉर एडिशन टू बिल्डिंग होल ईयर। अच्छा, और देख लेते हैं, और कुछ नहीं बताया, मुझे नहीं लग रहा है, कुछ देख लेते हैं, कुछ नहीं दिया है, नहीं और कुछ नहीं है। एडिशन इन फर्नीचर अकाउंट टुक प्लेस इन द बिगिनिंग। अच्छा, अगर फर्नीचर अकाउंट में कोई एडिशन होता है वो मान लिया जाएगा बिगिनिंग फॉर द ईयर एंड देयर वाज नो ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। अच्छा, पीवीडीडी का कोई ओपनिंग प्रोविजन नहीं है, अगर फर्नीचर पे एडिशन होता है तो वो मान लेंगे बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, तो एडिशन क्या हो रहा है चेक करना पड़ेगा, एडिशन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं, यहाँ पर बाई बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, यहाँ पर दिखा रहा है 68,000, और इस पे डिप्रिसिएशन लगा के हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा 68,000 इंटू 10%। नॉर्मली डिप्रिसिएशन 10% है, तो यहाँ पर लिखते हैं बाई डिप्रिसिएशन बोल के। कितना हो जाएगा 6,800, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा वो देखना पड़ेगा। क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 68,000 माइनस 6,800, 61,200। हाँ 61,200। अच्छा, 60,000 से यहाँ क्लोजिंग 61,200 दिख रहा है सेल होने के बाद भी, तो इसका मतलब इधर ही बैलेंस आएगा, पता चल रहा है। वैसे भी ये टोटल देके पता चल रहा है, और वैसे भी देख सकते हैं कि इसका मतलब परचेज तो हुआ है, ठीक है, क्योंकि इधर 60, इधर 61,200, तो देखो कितना परचेज हुआ है, वो तो बैलेंस करने से ही एग्जैक्ट अमाउंट पता चलेगा। यहाँ पर परचेज का कैलकुलेशन हो जाएगा 61,200, 6,800, 11,000, और ये हो गया 9,000, 88,000। 28,000, ठीक है। ये बन गया हम लोग का फर्नीचर अकाउंट। अब जहां पर जो डेटा जाना है वो जाएगा, जैसे ये पीएल में जाएगा, ठीक है, ये तो पीएल में जाएगा ही, लॉस है, ये भी पीएल में जाएगा, डेप्रीशिएशन, ठीक है, दो दो डेप्रीशिएशन। ये परचेज जो हुआ है ये हम लोग बैलेंस शीट में इसका एडिशन दिखाएंगे, ठीक है, बैलेंस शीट में इसका एडिशन दिखाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर बैलेंस शीट का क्लोजिंग बैलेंस इस तरह से 61,200 आना चाहिए। तो देखो पहले जो पीएल में जाएगा वो लिख देते हैं, ठीक है, ये वाला डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, और यहाँ पर कितना हो गया डेप्रिसिएशन 6,800 प्लस 1,000, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 7,800, पहले ये लिख लेते हैं। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 7,800, ब्रैकेट में लिख देते हैं कैसे आया, 6,800 प्लस 1,000, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर फर्नीचर का जो कैलकुलेशन है उसको पूरा कर लेते हैं। फर्नीचर यहाँ पर 60,000, ठीक है, ओपनिंग दिख रहा था, यहाँ पर ऐड कर देंगे, नहीं पहले सेल हुआ था तो लेस कर देते हैं, सेल, सेल कितने का हुआ था, 20,000 रुपीज का सेल हुआ था, ठीक है, ये 60,000 के हिसाब से हम कर रहे, तो 20,000 का सेल हुआ था, तो उसके बाद बचा कितना था 40,000, लेकिन उस पे डेप्रिसिएशन लगा, ठीक है, और खरीदा भी है, तो पहले एडिशन दिखा देते कितना खरीदा, फिर लास्ट में डेप्रिसिएशन दिखा देंगे। एडिशन हुआ है 28,000, तो 88,000 का होना चाहिए, बट कम दिख रहा है, क्यों कम दिख रहा है, क्योंकि डेप्रिसिएशन लगा है, तो लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन, दोनों का टोटल एक साथ दिखा देते हैं। डेप्रिसिएशन यहाँ पर 6,800,
ओ ये 68 होगा। $68,000 minus 6,800, 61,200। मतलब कैसे किया एक बार देखो, यहाँ पर ओपनिंग में कितना था, 60,000 था, ठीक है। हम लोग पहले डेप्रिसिएशन नहीं दिखा रहे, पहले मैंने ओवरऑल ही दिखा दिया। तो फर्नीचर 60,000 था, उसमें से 20,000 का फर्नीचर सेल हो जाता है तो बचता है 40,000, और हम लोगों ने 28,000 का खरीदा, वो इधर दिख रहा है, ठीक है। 28,000 का खरीद लिया है, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा, बचा हुआ वैल्यू 68,000, और 68,000 में 6,800 का डेप्रिसिएशन, तो वैल्यू बचेगा 61,200। या फिर इतना अगर नहीं भी लिखना चाहते हैं तो हम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। डायरेक्टली कैसे लिखेंगे कि 60,000 ये वाला, ये वर्किंग नोट बोल के 61,200। और अगर ये हम लोग के दिमाग में आ रहा है कि हम लोग यहाँ पर डिप्रिशिएशन कम क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि देखो ये 60,000 का डिप्रिशिएशन तो नहीं दिखा है ना यहाँ पर, 60,000 पे भी तो एक डिप्रिशिएशन लगना था, वो दिखाते ही यहाँ पर सिर्फ इस पे डिप्रिशिएशन दिखा दिया, मतलब आगे का किसी पे भी मैंने डिप्रिशिएशन नहीं दिखाया। अदरवाइज कुछ ऐसा होने वाला था, 60,000 पे 10% लगता, ठीक है, वो भी तो दिखाना पड़ता, और ये 20,000, ठीक है। तो सबसे बेस्ट है कि यहाँ से वर्किंग नोट से दिखा दो कि 61,200 वैल्यू होगा। देखो यहाँ पर 60,000 था, 20,000 का जो डिप्रिशिएशन लगा वो हो गया 1,000, ये बिक गया 8,000। पीएल का बैलेंस लॉस जो हो रहा है वो 11,000 हो गया। अब यहाँ पर डिप्रिशिएशन दिख रहा है कितने अमाउंट ऑफ एसेट का, जो हम लोग को वहां पर क्लोजिंग में दे रखा है। तो ये जो क्लोजिंग में 68 दे रखा है वो कैसे हुआ होगा, खरीदा तो है नया हम लोगों ने 28, क्लोजिंग 68 कैसे बना होगा। तो पुराने वाले एसेट का भी तो वैल्यू रहा होगा ना, पुराने वाले एसेट का कितना वैल्यू इसमें इंक्लूडेड है। अगर नया 28 खरीदा है हम लोगों ने 68 में, तो पुराने वाले एसेट का कितना इंक्लूडेड है, 40,000, ठीक है। तो फिर उस 40,000 का डेप्रिशिएशन भी तो इसमें इंक्लूड हो गया, 6,800, ठीक है, 6,800 में इसमें इंक्लूडेड हो गया। तो यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर बाकी एसेट का वैल्यू भी है, जो ओपनिंग वैल्यू ऑफ एसेट का जो बचा हुआ अमाउंट है उसका भी वैल्यू यहाँ पर आ रहा है। ये 6,800 28,000 का तो नहीं है, ये 6,800 कैसे आया, 28,000 का 2,800, और यहाँ पर 40,000 का 4,000 मिला के 6,800 आ रहा है। तो क्लोजिंग बैलेंस 61,200 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया फर्नीचर। अच्छा, लॉस ऑन सेल, इसका भी रिकॉर्ड पीएल में होना चाहिए, टू लॉस ऑन सेल। अच्छा, लॉस ऑन सेल कितना था, 1,000, नहीं 11,000। मोटर कार 80,000। मोटर कार है 80,000। अच्छा, इस पे देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है। डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन मोटर कार 20% पर एनम, ये दे रखा है, और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं था, तो इस पे 20% लगा देते हैं, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%। तो ये हो गया 16,000, माइनस करने से 64,000। डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार 16,000। अच्छा, मोटर कार के बाद कौन सा इंफॉर्मेशन है, मोटर कार के बाद है इन्वेंट्री, बट इन्वेंट्री का ओपनिंग मिसिंग है, ठीक है। तो हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वर्किंग नोट बना लेते हैं इन्वेंट्री का। अच्छा, इन्वेंट्री मुझे नहीं लगता है वर्किंग नोट वहां पर जरूरत होगा। इसका रीजन ये है कि इन्वेंट्री का कुछ डिटेल्स तो मुझे दिखा नहीं था, शायद ट्रेडिंग से निकल जाए, एक बार चेक कर लेते कि ट्रेडिंग से निकलेगा कि नहीं। और क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है, ये ओपनिंग इन्वेंट्री, टू ओपनिंग इन्वेंट्री, ये मिसिंग है हम लोगों का, बाई क्लोजिंग इन्वेंट्री,
ये गिवन है, ठीक है। क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है 40,000। ऐसा हम इसीलिए सोच रहे हैं क्योंकि जीपी गिवन था हम लोग को, जीपी का रेट। तो जीपी का रेट अगर गिवन रहेगा, नॉर्मली ट्रेडिंग में तो जीपी बैलेंस निकलता है, लेकिन जीपी अगर गिवन है तो इसका मतलब जो इन ओपनिंग इन्वेंट्री है वो शायद बैलेंसिंग फिगर करके आ जाए, ठीक है। अच्छा, बिल्स पेबल 16,000 है, बिल्स पेबल 16,000, ठीक है, ये लिख लेते हैं बैलेंस शीट में। बिल्स पेबल 16,000। अच्छा, इसका कोई एडजस्टमेंट है कि नहीं, चेक करते हैं। बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन, बिल्स पेबल एक्सेप्टेड 16,000, नहीं यही दे रखा है, तो बस यही होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। और तो यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है मुझे बिल्स पेबल से रिलेटेड। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है। बिल्स पेबल के बाद है कैश एंड बैंक बैलेंस 1,04,000। कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक बैलेंस 1,04,000। अच्छा, सन्ड्री डेटर क्लोजिंग वाला मिसिंग है, फाइंड आउट करना पड़ेगा। सन्ड्री डेटर, इस पे बहुत सारा एडजस्टमेंट भी था, ये हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। वर्किंग नोट 2 में सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी, ये गिवन है, क्लोजिंग कैलकुलेट करना है 1,60,000। सेल ऑफ ओल्ड पेपर ये सब नहीं होगा। कैश परचेज, पेमेंट टू क्रेडिटर यहाँ पर था। मिसलेनियस कैश सेल, कैश सेल तो सन्ड्री डेटर में नहीं आएगा, कलेक्शन फ्रॉम डेटर आ जाएगा। बाई बैंक 2 लाख। बिल्स रिसीवर, बिल्स पेबल, सम आइटम्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर नहीं, यहाँ पर तो सन्ड्री डेटर, हाँ, ऑफ द डेटर इज सम ऑफ 8,000 शुड बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेप्ट एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट इज टू बी क्रिएटेड 2%, तो बाई बैड डेप्ट 8,000। अच्छा, एक बिल्स रिसीवेबल था, तो बिल्स रिसीवेबल तो अगेंस्ट डेटर ही होता है। बिल्स रिसीवेबल 20,000, वो भी इस अकाउंट में लिखना पड़ेगा, बाई बिल्स रिसीवेबल 20,000। अच्छा, डेटर टू सेल होता है, सेल कितना हो रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। वो इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करेंगे हम लोग, सेल का दिया हुआ था शायद दिया है। टर्नओवर कुछ, अच्छा, देखते हैं। टर्नओवर 20% कुछ कैश सेल है उस टाइप का कुछ था। कैश परचेज, कैश सेल, सेल हाँ, 20% ऑफ टोटल सेल एंड टोटल परचेज आर टू बी ट्रीटेड फॉर कैश। अच्छा, टोटल सेल का 20% जो है वो कैश सेल है, तो क्रेडिट सेल निकाल सकते हैं। तो ये कितना परसेंट बता रहा है, कैश सेल ये 20% बता रहा है, टोटल सेल का 20% कैश सेल है, तो ये 20% है, तो 100% कितना होगा। यहाँ पर लिखते हैं टू सेल्स, यानी क्रेडिट सेल निकालना है। कैसे निकालेंगे, 80,000 रिप्रेजेंट कर रहा है 20% को, हम लोग को कितना चाहिए, हमें 100% नहीं चाहिए, हमें 80% चाहिए, बाकी बचा हुआ क्रेडिट सेल चाहिए हम लोग को, कैश सेल तो नहीं चाहिए। तो कैश सेल अगर 20 हो रहा है तो क्रेडिट सेल 80 हो जाएगा, तो कितना होगा 80,000 इंटू 80 डिवाइड 3,20,000, हाँ 3,20,000 हो जाएगा क्रेडिट सेल। अच्छा, तब क्लोजिंग डेटर निकल जाएगा बाई क्लोजिंग डेटर, बैलेंसिंग फिगर करके। 4,80,000, 4,80,000 माइनस 2,28,000, 2,52,000, 2,52,000, ठीक है। अब हम लोग इससे जो भी इंफॉर्मेशन जहाँ लिखना है लिख सकते हैं। सेल्स, टोटल सेल्स हम लोग ट्रेडिंग में लिख सकते हैं, पहले ये लिख लेते हैं ट्रेडिंग का, बाई सेल्स बोल के, बाई सेल्स कितना हो जाएगा
80,000 4 कैश, lakh. हाँ 80,000 कैश सेल है, ये 20% है, हमें 100% निकाल लेना चाहिए 4 लाख। अच्छा ये हो गया सेल्स। अच्छा डेटर, एक तो डेटर लिख पाएंगे हम लोग, बैलेंस शीट में डेटर लिख पाएंगे, सन्ड्री डेटर कितना होगा। अच्छा सन्ड्री डेटर हो जाएगा, कितना आया क्लोजिंग 2,52,000, 2,52,000 सन्ड्री डेटर। और इसमें हमें प्रोविजंस, देखो बोला था प्रोविजन 2% क्रिएट करने के लिए, ये हम लोग बैड डिप्ट अकाउंट में भी चार्ज कर सकते थे, तो करने से हमें क्या होता, वहां पर नेट अमाउंट ही मिल जाता कि 2% प्रोविजन लेस करने के बाद कितना बच रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं तो भी होगा, तब ये क्लोजिंग डेटर का अमाउंट चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट करके दिखाना पड़ता है ना, इसीलिए मैंने एक्सक्लूड कर दिया उसको, अब यहाँ पर दिखा देंगे पीबीडीडी, ठीक है, यहाँ पर एडजस्ट करके दिखाएंगे। प्रेजेंटेशन तो यहाँ पर दिखाना ही पड़ता है फाइनल अकाउंट्स में जैसे होता है, इसी वजह से मैंने वहां पर ट्रीट नहीं किया। तो 5040, 2,46,960, 2,46,960। अब ये पीबीडीडी पीएल में भी जाएगा, टू पीबीडीडी बोल के 5040। अच्छा लगभग सारा इंफॉर्मेशन तो लिखा। डेटा रिलेटेड बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल है 28,000, तो ये लिख लेते हैं बी आर। अच्छा बिल्स रिसीवेबल 28,000। सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर मिसिंग दिख रहा है, सन्ड्री क्रेडिटर लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर वर्किंग नोट 3 बना लेते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर। अच्छा सन्ड्री क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस, सॉरी ओपनिंग बैलेंस, बाई बैलेंस वीडी, ओपनिंग तो गिवन था 1,20,000। अब देखेंगे क्रेडिटर रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन है। कैश परचेस 48, यहाँ से हम लोग क्रेडिट परचेस निकाल सकते हैं, सेम सेम ही बोला था 20%, तो वही 48,000 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 80, 1,92,000, ठीक है। और टोटल परचेस हम लोग ट्रेडिंग में लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा और देख लेते, पेमेंट टू क्रेडिटर 1,84,000 टू कैश, 1,84,000। अच्छा और क्या है, और तो कुछ नहीं दिख रहा है ना, नहीं और कुछ नहीं, ठीक है। बिल्स पेबल एक है, वो लिख देते हैं 16,000 टू बीपी। बिल्स पेबल बिल्स रिसीवेबल का एंट्री जैसा होता है, 1 नहीं 1,60 नहीं 16,000 था, चलो 16,000। क्लोजिंग देख लो कितना हो रहा है, इधर आएगा क्लोजिंग टू बैलेंस सीडी, क्रेडिट बैलेंस है ना, इधर ही आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 1,20,000 प्लस 1,92,000, 3,12,000 माइनस 1,84,000 माइनस 16,000, 1,12,000। 3,12,000। अच्छा अब इसका आंसर लिखेंगे हम लोग, परचेस ट्रेडिंग में चला जाएगा, बीपी तो शायद मैंने पहले ही लिख लिया था, सन्ड्री क्रेडिटर लिख लेते हैं 1,12,000 इधर, सन्ड्री क्रेडिटर 1,12,000। परचेस जो है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं, टू परचेस ट्रेडिंग अकाउंट में, टू परचेस, तो परचेस कितना हो जाएगा, 100% कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पर क्रेडिट परचेस है, कैश परचेस है 48,000, तो 48,000 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, 48,000 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100 कितना हो रहा है, 2 2 lakh लाख, 40. हाँ 2,40,000।
अच्छा, यहाँ एक जीपी रेट गिवन था तो जीपी निकल जाएगा। क्वेश्चन के लास्ट में था थ्रू आउट द ईयर जीपी बता रखा था। थ्रू आउट द ईयर 20% ऑफ टोटल सेल्स एंड टोटल परचेज। जीपी कहीं तो देखा था मैंने, कहाँ चला गया? 30%, 30%। तो ये सेल्स पे 30% जीपी लगा लेंगे 4 लाख पे 30%। 20. हाँ, 1,20,000। अच्छा, इसका मतलब हम लोग का यहाँ पर जो ओपनिंग है ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको टोटल कर सकते हैं। ट्रेडिंग में तो लिखने लायक कुछ है नहीं। 4,40,000 माइनस कर लो बाकी डेटा। $80,000। अच्छा, ये कंप्लीट हो गया। ये जीपी ब्रॉट डाउन हो जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,20,000। अच्छा, इस पे अगर कुछ बाकी है तो हमें लिखना पड़ेगा। तो देखते हैं कुछ बाकी है क्या। बाकी तो है, पूरा तो कंप्लीट नहीं हुआ है यहाँ पर। जैसे कि ये अगर हम लोग देखें यहाँ पर जो बिल्डिंग फर्नीचर इसका कर लिया हम लोगों ने। सेल ऑफ ओल्ड पेपर एंड मिसलेनियस इनकम, ये बाई साइड में लिखना पड़ेगा, बाई मिसलेनियस इनकम बोल के। 20,000। अच्छा, और कैश परचेज 48,000 पेमेंट टू क्रेडिटर, ये सब तो यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, ये सब तो क्रेडिटर अकाउंट में एडजस्ट हो जाता है। क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट। मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंस इंक्लूडिंग सैलरी, ये आएगा। टू मिसलेनियस एक्सपेंस 80,000 इंक्लूडिंग सैलरी। अच्छा, 80,000 इंक्लूडिंग सैलरी। क्या सैलरी के बारे में कुछ बोला है अलग से? चेक करते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी बोला है 8,000, जो कि 2001 में था। अच्छा, ये 2002 के एंड में था। तो ये जो है एक्सपेंस, इसमें सैलरी को एडजस्ट करना पड़ेगा हमें। सैलरी का अमाउंट इसमें कितना है इंक्लूडेड वो नहीं बताया, बट इसमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। मिसलेनियस एक्सपेंस, इसमें सैलरी इंक्लूडेड है तो सैलरी को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था वो इस साल पे करना पड़ेगा। तो ये इस साल का खर्चा हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, जो प्रीवियस ईयर हम लोग आउटस्टैंडिंग रखे थे वो इस साल पे कर रहे हैं। ठीक है, और इस साल जो पे नहीं किया वो नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है यहाँ पर? 8,000। तो 8,000 और ये 10,000 लेस होगा। आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, बताते हैं क्यों लेस होगा, मैंने गलत बता दिया। आउटस्टैंडिंग ऑफ करेंट ईयर। तो इस साल जो हम लोग पे नहीं कर पाए वो तो इस साल का ही खर्चा है। ठीक है, इस साल हमें क्या करना पड़ता है, पीएल जो बनता है फाइनल अकाउंट्स, वो तो एक्रूअल बेसिस पे बनता है। तो हमारा इस साल का खर्चा कौन सा है? इस साल का आउटस्टैंडिंग मतलब इसी साल का खर्चा था, हम लोगों ने नहीं दिया तभी आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब 80,000 प्लस 10,000 ये इस साल का खर्चा है। लेकिन प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग जो हम लोग इस साल पे कर रहे हैं वो तो प्रीवियस ईयर का खर्चा था लेकिन इस साल पे कर रहे हैं। तो कैश आउटफ्लो हो रहा है, बट ये इस पीरियड का नहीं है, इसीलिए 8,000 माइनस करना पड़ेगा। 82,000 हो जाएगा। ठीक है, 82,000 हो जाएगा। अगर हम लोग चाहे तो एक सैलरी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम इसीलिए होगा क्योंकि सैलरी का एग्जैक्ट अमाउंट पता नहीं। अगर हम लोग इतना एक बार जस्ट एजम्पशन लेते हैं कि मान लो ये पूरा ही सैलरी का खर्चा होता 80,000, तो हम लोग का एंट्री कैसे होता? सपोज अगर ये पूरा 80,000 ही सैलरी का ही खर्चा होता तो सबसे पहले एंट्री होता सैलरी टू कैश या बैंक बोल के 80,000, और जो आउटस्टैंडिंग प्रीवियसली था वो लाइबिलिटी था तो क्या हो जाता? बाई बैलेंस बीडी 8,000, और जो क्लोजिंग वाला है वो कुछ इस तरह से होता टू बैलेंस सीडी 10,000। तो 90,000 और इधर 8,000 बैलेंस करने से इधर कितना आता? ये कितना हो गया? 80 और ये 10, 90,000। 90,000 माइनस 8,000, ये 82,000। ये बाई पीएल बोल के चला जाता। वही दिखाया है कि 8,000 बाकी था, जो बाकी रहता है वो पेमेंट करना पड़ता है। तो पहले वो पेमेंट करना पड़ेगा। तो वो पेमेंट हो गया है लेकिन पेमेंट तो मेरा 80,000 दिख रहा है, तो मैंने इस साल का भी कुछ पेमेंट किया होगा क्योंकि 72 ज्यादा दिख रहा है। अब ये इस प्रीवियस ईयर हम लोगों को पे करना चाहिए था बट अभी पे किया है। कैश आउटफ्लो में जरूर दिखाएंगे लेकिन ये
कौन से पीरियड का है, प्रीवियस ईयर का खर्चा है, तो इसीलिए इसको हम लोग यहाँ पर नहीं दिखा सकते। और ये कौन से पीरियड का खर्चा है, भले ही हम लोगों ने इसका पेमेंट नहीं किया हो लेकिन इस साल का है, तो इस साल का खर्चा कितना हो गया, 10,000 तो होगा ही, क्योंकि हम लोगों ने बाकी रखा है नहीं दिया, बाकी जो है वो इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो अगर वैसे देखो तो पेमेंट अगर हम लोगों ने 80,000 किया है तो इसका बाइफर्केशन कुछ ऐसा होता है कि 8,000 प्रीवियस ईयर का है और करेंट ईयर का, इसका मतलब 72,000 हुआ। ठीक है, करेंट ईयर का खर्चा 72,000 हुआ, उसमें से दिख रहा है कि हम लोगों ने कितना अभी तक बाकी रखा है, 10,000, तो इसका मतलब करेंट ईयर का और भी 10,000 का खर्चा है, ये पेड है ये पेएबल है। ठीक है, तो इसका मतलब करेंट ईयर का खर्चा कितना हो गया, करेंट ईयर का खर्चा हो गया 82,000। इस तरह से लेजर करने से हमें मिल जाएगा, तो ये हो गया। ठीक है, अब इसका एडजस्टमेंट हमें बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी बोल के 10,000 हम लोग बैलेंस शीट में दिखाएंगे जो प्रिपेयर कर रहे हैं। लाइबिलिटी साइड में चला जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000 जो करेंट ईयर का है। ठीक है, अच्छा और कुछ एक्सपेंसेस आएगा, डेप्रिसिएशन लिख लिया, बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, सारा ही तो लिख लिया है और मुझे नहीं लगता है कुछ आएगा। ठीक है, अब हम लोग टोटल करके प्रॉफिट या लॉस चेक करते हैं, तो 1,20,000 प्लस 20, अच्छा इधर ज्यादा हो रहा है शायद, चेक करते हैं, 36,000 प्लस 7,800 प्लस 11,000 प्लस 16,000 प्लस 5040 प्लस 82,000, 1,57,840। अच्छा आंसर है 1,65,000, कुछ नहीं लिखा क्या मैंने, मिसलेनियस एक्सपेंस 82,000, डेप्रिशिएशन, मोटर कार का डेप्रिशिएशन नहीं लिखा, टू डेप्रिशिएशन ये भूल गए, डेप्रिशिएशन ऑन मोटर कार, मोटर कार एक खरीदा था ना, मोटर कार का भी डेप्रिशिएशन लगना चाहिए, तो मोटर कार का डेप्रिशिएशन बताया है यहाँ पर 20%। ठीक है, मोटर कार किए थे 15 मोटर। किए थे हम लोग, अच्छा 16,000 ना, हाँ किया तो है 16,000। ठीक है, तो फिर क्या लिखा नहीं मैंने, 36,000, 7,800, 16,000, 16,000, 11,000, 5040, तो ये सब ऐड करने से 1,65,000, तब मेरा कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है, 36,000 प्लस 7,800 प्लस 11,000 प्लस 16,000 प्लस 5040, ये लो ये तो कुछ और ही आ गया, 75,000, कैलकुलेटर में। और 82,000 नहीं लिखा है शायद आपने, ये वाला जो 80, एक्सपेंसेस और सैलरी। हाँ वो पीछे लिखा है, क्या मैंने ऐड नहीं किया, फिर शायद हो सकता है मैंने ऐड नहीं किया, लेकिन मेरा तो 1,57,000 ही आ रहा है, देखो तो 1,57,000 ही आ रहा है ना, हाँ 1,00,000 840, हाँ 840। शायद कुछ कर लेता, 1,57,840। ठीक है, माइनस करके देखो नेट लॉस आएगा, 1,57,840 माइनस 1,40,000, नेट लॉस 17,840। 17,840, 1,57,840। $36,000, 7,800 plus 16,000, 59,800, 11,000, 8,000, मैंने बैड डेप्ट नहीं लिखा शायद, हाँ बैड डेप्ट मिसिंग है हम लोग का, बैड डेप्ट नहीं लिखा, टू बैड डेप्ट वो मिस है 8,000 का, अब आ जाएगा 1,57,840 प्लस 8,000, ये छूट गया था बैड डेप्ट, प्रोविजन तो लिख लिया मैंने बट बैड डेप्ट नहीं लिखा था, 1,65,840,
माइनस 1,40,000, 25,840। अच्छा, अब ये नेट लॉस हमें यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ेगा, बट कैपिटल नहीं है। कैपिटल के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जहां से ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल फिर यहाँ पर लिख देते हैं लेस लॉस। लॉस है 25,840, ये लॉस हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नेक्स्ट वाले वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट 4। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अच्छा, यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा? बिल्डिंग फर्नीचर, बिल्डिंग 3,20,000, फर्नीचर 60, मोटर कार 80। बिल्डिंग 3,20,000, फर्नीचर 60, मोटर कार 80। इन्वेंट्री क्वेश्चन मार्क है, इन्वेंट्री हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, ट्रेडिंग में मिल गया था, अभी लिख सकते हैं हम लोग। कितना आया था ओपनिंग स्टॉक जो है? 80,000। 80। यहाँ पर लिखना पड़ेगा इसको भी, 80,000। अच्छा, इन्वेंट्री के बाद बिल्स पेबल इधर आ जाएगा, बिल्स रिसीवेबल लिख देते 32,000, बिल्स रिसीवेबल 32,000। अच्छा, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल 28,000। कैश 1,80,000, कैश 1,80,000, सन्ड्री डेटर 1,60,000, सन्ड्री डेटर 160, बिल्स रिसीवेबल 32, ये तो लिख दिया मैंने पहले ही। और सन्ड्री क्रेडिटर 1,20,000, सन्ड्री क्रेडिटर 1,20,000। इसके अलावा भी एक चीज आएगा, दैट इज आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीवियस ईयर का पता था हम लोग को 8,000। अच्छा, और क्या इंफॉर्मेशन है चेक करते हैं। ओपनिंग डेटर पे कोई पीवीडीटी क्रिएट करने नहीं बोल रहा है, ठीक है, ओपनिंग में हम लोग कोई पीवीडीटी क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं। और तो कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलो बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस करके देखते हैं कितना आता है। यहाँ पर टोटल कर लेंगे, 3,20,000 प्लस 60,000 प्लस 80,000 प्लस 80,000 प्लस 32,000 प्लस 1,80,000 प्लस 1,60,000, 9,12,000 माइनस 1,20,000 माइनस 28 माइनस 8,000, 7,56,000 कैपिटल। बैलेंसिंग फिगर 7,56,000। अब हम लोग यहाँ पर लिख देंगे इसे 7,56,000 माइनस 25,840, 7,30,160, 7,30,160 प्लस 16,000 प्लस 1,12,000 प्लस 10,000, टोटल हो रहा है 8,68,160। इधर इधर का देखने से समझ में आ जाएगा, इतना ही होना चाहिए। माइनस करते हुए देखते 28,000 जीरो होता है कि नहीं। 2,46,960 माइनस 1,04,000 माइनस 64,000 माइनस 61,200
-3,24,000 नहीं हुआ ना। 40,000 का एक गैप आ रहा है ना। 40,000 क्या था? स्टॉक था, क्लोजिंग स्टॉक, वो भी तो लिखना चाहिए है ना। क्लोजिंग स्टॉक 40,000 का अगर था तो ठीक हो गया क्वेश्चन, ठीक है फिर। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक 40,000। इन्वेंट्री 40,000, क्लोजिंग स्टॉक लिखना था, वो नहीं लिखा था, तो 40,000 का ही गैप आ रहा है, चेक करके देखो तो 40,000 हो गया क्लोजिंग स्टॉक, तो ये टैली हो गया। अच्छा, illustration 6. Adamji keeps his books on single entry basis. The analysis of the cash book for the year ended 31st of March given below. तो ये कैश बुक दे रखा है, रिसिप्ट पेमेंट दे रखा है, ओपनिंग यहाँ पर रिसिप्ट डेटर से कैश सेल करके रिसीव हुआ है, सैलरी क्रेडिटर को पेमेंट हुआ है, सैलरी जनरल एक्सपेंस पे हुआ है, कैपिटल ब्रॉट ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, रेंट, टैक्सेस, ड्राइंग्स, कैश परचेज, बैलेंस एट बैंक ऑन 31st March, कैश इन हैंड। Particulars of other assets and liabilities are as follows. सन्ड्री डेटर, सन्ड्री क्रेडिटर, मशीन, फर्नीचर, इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट दोनों साल का ही दिया हुआ है, कुछ भी मिसिंग फिगर नहीं है। प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2002 आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन 10% ऑन मशीनरी एंड 800 अगेंस्ट डाउटफुल डेप्ट। बस इतना ही बोला है, ठीक है। तो फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने बोला है, मतलब सेम वैसे ही ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट। Trading and profit and loss account for the year 31st of March 2002. बैंक बैलेंस, रिसिप्ट फ्रॉम सन्ड्री डेटर, कैश सेल, पेमेंट। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक कहीं दिख रहा है तो हम लोग पहले ओपनिंग स्टॉक देख लेते हैं, क्या है? सन्ड्री डेटर, सन्ड्री क्रेडिटर, मशीन। अच्छा, इस तरह से दिया हुआ है, तो ये देखो ओपनिंग स्टॉक मिल जाएगा। तो हमें एक प्रोसेस के साथ चलना चाहिए, नहीं तो फिर कुछ रह जाएगा। तो हम लोग एक सिस्टमेटिक वे में चलते हैं। ट्रेडिंग पीएल का अकाउंट बना लेते हैं, जैसे उस वाले क्वेश्चन में बनाया था। ट्रेडिंग पीएल के लिए जगह बना लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर बैलेंस शीट का जगह बना लेते हैं। यहाँ पर वर्किंग नोट का जगह बना लेते हैं, ठीक है। तो बैलेंस शीट जब है तो इसका मतलब हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का ओपनिंग कैपिटल जो है वो मिसिंग रहता है। जब तक ओपनिंग कैपिटल नहीं पता चलेगा हम लोग जो बैलेंस शीट है उसे नहीं प्रिपेयर कर सकते। तो एक वर्किंग नोट यहाँ से ही स्टार्ट करते। सबसे पहले बना लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ये लास्ट में बनाने से भी होगा, यहीं पर अभी बना लेते हैं। इसमें क्या होगा, हमें कैपिटल का फिगर पता चल जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ये वाला सब लिखना पड़ेगा। डेटर 14,500, सन्ड्री डेटर 14,500, सन्ड्री क्रेडिटर 5,800, मशीन 7,500, मशीन 7,500, फर्नीचर 1,200, फर्नीचर 1,200। अच्छा, इन्वेंट्री 3,900, इन्वेंट्री 3,900, 3,900, इन्वेस्टमेंट 5,000, इन्वेस्टमेंट 5,000। और क्योंकि कैश बुक बना हुआ है तो कैश का ओपनिंग बैलेंस लेना पड़ेगा, कैश बुक का। बैंक बैलेंस 2,800, बैंक बैलेंस ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, अगर कैश बुक बना हुआ है तो वहां पर कैश या बैंक का बैलेंस मिल जाएगा। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर टोटल करने से कैपिटल मिल जाएगा। देखो कितना आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर आएगा 14,500, 7,500, 1,200, 3,900 और ये हो गया 2,800 प्लस 5,000, 34,900।
34,900। ओपनिंग कैपिटल मिल गया। अब हम लोग बैलेंस शीट जो बना रहे हैं यहाँ पर कैपिटल लिख सकते हैं आराम से। कैपिटल 29,100। अब इसमें जो भी प्रॉफिट लॉस होगा एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर दिया हुआ है डेटर, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर दे रखा है, कैश सेल ये सब दे रखा है। अच्छा, डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ये सब मिल जा रहा है। प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। अच्छा, ये क्या हो गया? अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सेल्स, ये सब लिखना पड़ेगा। तो चेक करते हैं ट्रेडिंग पीएल रिलेटेड क्या डेटा हमें डायरेक्टली दिया हुआ है। तो पेमेंट टू सन्ड्री क्रेडिटर, सैलरी, ये सब। अच्छा, अगर हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर से परचेज का डिटेल्स मिल जाएगा, ठीक है, क्रेडिट परचेज कितना है, फिर कैश परचेज कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग को डेटर क्रेडिटर ये सब अकाउंट बना लेना चाहिए। इससे क्या होगा, डेटर अकाउंट से हमें मिल जाएगा सेल का डेटा, ठीक है, और क्रेडिटर अकाउंट से मिल जाएगा परचेस का डेटा, क्रेडिट परचेस क्रेडिट सेल। फिर वहां से हम लोग कैश परचेस कैश सेल ये भी देख लेंगे, क्योंकि ये देखो क्वेश्चन में गिवन है, कैश परचेस गिवन है, ठीक है, कैश सेल भी गिवन ही होगा। और ये दोनों को टोटल करके हम लोग टोटल सेल बना लेंगे, और जिसको हम लोग फाइनल अकाउंट्स मतलब ट्रेडिंग में लिख पाएंगे। तो अब नेक्स्ट वर्किंग नोट बना लेते हैं सन्ड्री डेटर और क्रेडिटर का। वर्किंग नोट नंबर 2, सन्ड्री डेटर। तो डेटर का ओपनिंग बैलेंस इधर ब्रॉट डाउन होना चाहिए, टू बैलेंस बीडी। रिसिप्ट फ्रॉम सन्ड्री डेटर 48,000, तो बाई कैश 48,000। अच्छा, और कुछ डेटर रिलेटेड डेटा, कैश सेल, जनरल एक्सपेंस, क्रेडिटर। डेटर 14,500 बाई बैलेंस सीडी 17,600। अच्छा, टोटल कर लेते हैं, क्या निकल जाएगा, क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल, और इसमें कैश सेल ऐड करके टोटल सेल लिख सकते हैं। 48,000 प्लस 17,600, 65,600 माइनस 14,500, तो ये 51,100, 65,600 ये हो गया क्रेडिट सेल। लेकिन हम लोग ये टोटल यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो क्रेडिट सेल पता चल गया बाई सेल्स, सेल्स में क्रेडिट सेल पता चल गया 51,100। कैश सेल देखते हैं, गिवन होना चाहिए, कैश सेल गिवन होगा। कैश सेल 11,000 ऐड कर लो, टोटल सेल मिल जाएगा 62,100। ये हो गया टोटल सेल 61,100, जो हम लोग एज ए सेल दिखा सकते हैं 62,100। अब डेटर के बाद क्रेडिटर बना लेते हैं, तो परचेज भी मिल जाएगा। वर्किंग नोट नंबर 3, क्रेडिटर। क्रेडिटर का बाई बैलेंस बीडी ओपनिंग। अच्छा, यहाँ पर है पेमेंट टू क्रेडिटर टू बैंक 35,000, कैश परचेज 12,000, कैश इन हैंड। अच्छा, क्रेडिटर का ओपनिंग 5,800, क्लोजिंग 7,900। 35,000 प्लस 7,900, 42,900। 37,100 क्रेडिट परचेज बाई परचेज क्रेडिट बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट परचेज। अब इसमें कैश परचेज ऐड करके टोटल परचेज लिख लेंगे, टू परचेज, टू परचेज। कैश है, क्रेडिट है 37,100, कैश परचेज गिवन है 12,000, ये रहा 12,000।
49,100। अच्छा, और क्या लिखना पड़ेगा? ओपनिंग स्टॉक लिख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री 3,900, 5,700। टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है 3,900 बाई क्लोजिंग स्टॉक 5,700। ठीक है, अब ये ऐड करने से हमें जीपी भी मिल जाएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। चेक करके देखो कितना होता है। 1,19,100, 66,100 हो जाएगा, 66,100। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। 60 क्लोजिंग स्टॉक 57,000 है क्या? क्लोजिंग स्टॉक 5,700 ही तो है। ये मेरा ऐड गलत हो गया शायद, ये ऐड गलत हो गया। इसको एक बार चेक करो तो 5,000, 67,800। हाँ 67,800, तो 14,800 होगा। फिर देखो एक बार, है ना? 14,800 हो रहा है ना, जो जीपी का वैल्यू है। यस। 14,800 हो गया। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं पीएल का आइटम। तो पीएल के आइटम में एक तो डेप्रिसिएशन जाएगा 10%, मशीन फर्नीचर दिख रहा है। डाउटफुल डेप्ट के अगेंस्ट 800 बोला है। हम लोग कैश अकाउंट से देख लेते हैं, कुछ लिख सकते हैं क्या? ओपनिंग कैश बैलेंस, ये तो एसेट होता है। रिसिप्ट फ्रॉम सन्ड्री डेटर, वो डेटर में एडजस्ट हो गया। कैश ट्रेडिंग में चला गया ऑलरेडी। पेमेंट टू क्रेडिटर, क्रेडिटर में एडजस्ट हो गया। सैलरी 6,500, कुछ एडजस्टमेंट नहीं है सैलरी का, तो डायरेक्टली इतना ही लिख देंगे। मतलब जितना कैश आउटफ्लो हुआ है वो पूरा का पूरा ड्यूरिंग द ईयर है, ना तो कोई आउटस्टैंडिंग ना तो प्रीपेड। जनरल एक्सपेंस 2,500, ये भी लिख लेते हैं। इसका भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये डायरेक्टली हो जाएगा। जनरल एक्सपेंस 2,500। कैपिटल ब्रॉड ड्यूरिंग द ईयर, ये कैपिटल में एडजस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये अर्निंग हो जाएगा बाई साइड में, बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 200। अच्छा, रेंट एंड टैक्सेस 1,500, टू रेंट एंड टैक्सेस 1,500। अच्छा, ड्राइंग्स, ये भी कैपिटल का आइटम हो जाएगा। कैश परचेज ऑलरेडी एडजस्टेड, ये चला गया ट्रेडिंग में। बैलेंस एट बैंक और कैश, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा 6,400 और 500। ठीक है, वो तो बैलेंस शीट में तो लिखेंगे ही। अच्छा, डेप्रिसिएशन लिख लेते हैं, उसके बाद ये पीएल भी बन जाएगा। डेप्रिसिएशन लिख लेते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन और टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। और पीबीडीडी था एक, पीबीडीडी बता ही दिया अमाउंट 800, वो तो गिवन है 800, हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर बता रखा था कि पीबीडीडी हमें कितना चार्ज करना है, 800 चार्ज करना है। ठीक है, मशीनरी पे 10%, फर्नीचर पे भी 10%, तो 7,500 पे 10%, 750, 1,200 पे 10%, तो 750। और यहाँ पर लिख देते हैं एट द रेट ऑफ 10%, ये हो गया 750, एट द रेट ऑफ 10% ये हो गया 120। बस, और तो कुछ नहीं आएगा यहाँ पर। प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो देखना पड़ेगा। देखते हैं, 14,000 इधर ही ज्यादा है, तो प्रॉफिट होने का चांसेस है। 15,000 माइनस 6,500 माइनस 2,500 माइनस 1,500 माइनस 750 माइनस 920, 2,830। टू नेट प्रॉफिट 2,830, 15,000। अच्छा, अब ये ओपनिंग कैपिटल में ऐड हो जाना चाहिए। ऐड प्रॉफिट 2,830, और अगर इसके साथ कुछ एडजस्ट होगा तो करना पड़ेगा। देखते हैं क्या एडजस्टमेंट होगा। कुछ ड्राइंग्स दे रखा था 3,600, तो लेस ड्राइंग्स 3,600 लेस हो जाएगा। इंट्रोडक्शन कैपिटल था 6,000, ये ऐड हो जाएगा। एडिशन
कैपिटल, एडिशन कैपिटल 6000, और कैपिटल से रिलेटेड तो कुछ नहीं है, बस यही था, इसको ऐड कर लेते हैं। ये एडजस्ट करने के बाद आता है 34,330, कैपिटल हो गया। अच्छा, पहले चेक कर लेते हैं कि कैश बुक में कुछ छूटा तो नहीं। 2800 ओपनिंग कैश वो चला गया था स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में। सन्ड्री डेटर को हम लोगों ने एडजस्ट कर लिया। डेटर अकाउंट में कैश सेल एडजस्टेड है, पेमेंट टू सन्ड्री क्रेडिटर, सैलरी, जनरल एक्सपेंस, सारा चीज लिख लिया है। कैपिटल ब्रॉट इन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, रेंट, टैक्सेस, ड्रॉइंग्स, कैश परचेस, बैलेंस एट बैंक एंड कैश, ये लिखना पड़ेगा बैलेंस शीट में 6400 और 500। बैलेंस एट बैंक, बैलेंस एज कैश, बैलेंस एट बैंक 6400 और 500। अच्छा, यहाँ पर सन्ड्री डेटर लिखेंगे, सन्ड्री डेटर 17600। अच्छा, पहले फिक्स्ड एसेट लिख लेते हैं, ठीक रहेगा। मशीन, डेप्रिसिएशन लेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग तो सिंगल एंट्री फॉलो करता है, इसीलिए सेम वैल्यू दिखा रहा है। हम लोगों को पता है 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए, बता भी दिया है रेट, तो 10% हम लोग पीएल में भी दिखा चुके हैं, तो माइनस करने से 6750। अच्छा, फर्नीचर 1200 लेस 10% डेप्रिसिएशन 120, 1080, फर्नीचर हो गया। अच्छा, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट 5000। अच्छा, इन्वेस्टमेंट के बाद क्या लिख सकते हैं? सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर पे पीवीडीडी भी क्रिएट करने बोला है, 17,600 है, लेस कर देंगे पीवीडीडी। ये नीचे दिया हुआ है, मतलब ये एडजस्ट नहीं हुआ था, अभी एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। 16,800 हो जाएगा। अच्छा, इन्वेस्टमेंट हो गया। सन्ड्री, सन्ड्री क्रेडिटर 7,900, सन्ड्री क्रेडिटर 7900। बस, और कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है। हाँ, अब क्लोजिंग स्टॉक लिखना पड़ेगा, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री 5,700। अब दोनों साइड ऐड करके देखना है कि टैली हो रहा है कि नहीं। अच्छा, 34,330 प्लस 7,900, 42,230, 42,230 इधर भी होना चाहिए, लेस करके देखते हैं। ये दोनों मिला के 6,900, माइनस 5,700, माइनस 16,800, माइनस 6080, माइनस 6750, ठीक है, टैली हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं इलस्ट्रेशन 7। From the following data furnished by Mr. Manoj, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2002, balance sheet as at that date. All working should form part of your answer. तो सभी दे रखा है, ट्रेड डेटर मिसिंग फिगर है, ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। मतलब नॉर्मली क्या होता है, ये जो एडजस्टमेंट है इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही नीचे रहता है, तो हम लोग अकाउंट ओपन कर सकते हैं एक एक करके सारा, लेकिन जरूरत होगा तभी करेंगे, नहीं तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। तो इसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन नीचे मिलेगा, जैसे ये अकाउंट तो ओपन होना ही है क्योंकि इसमें एक मिसिंग फिगर है, ठीक है। बाकी ये जितने भी यहाँ पर लेजर का डिटेल्स है, ये सब अकाउंट तभी ओपन होगा अगर हम लोगों को नीचे इसका इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहता है, तो ओपन करना चाहिए, ठीक है। तो हमें जो मिसिंग फिगर है मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ सेल्स रिटर्न, बैड डेप्ट, ये सब दे रखा है। देखो, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग में चला जाएगा, बैड डेप्ट पीएल में चला जाएगा, सेल्स ट्रेडिंग में चला जाएगा, डिस्काउंट पीएल में, परचेज रिटर्न ट्रेडिंग, एडिशनल कैपिटल इनटू बैंक, ये कैपिटल में चला जाएगा, रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर पेड इनटू बैंक, ये डेटर अकाउंट जब एडजस्ट करेंगे वहां जाएगा। कैश परचेज, कैश एक्सपेंस, कैश परचेज टोटल परचेज का एक पार्ट हो जाएगा, ट्रेडिंग में चला जाएगा। कैश एक्सपेंस,
कैश एक्सपेंस जो है ये कैश अकाउंट अगर बनाएंगे तो वहां चला जाएगा। पेड बाय चेक फॉर मशीनरी परचेस्ड, मशीनरी परचेस्ड हुआ, इसका एडजस्टमेंट हम लोग का बैलेंस शीट में होगा, बाकी अकाउंट में हम लोग दिखा सकते हैं। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश पेड इन टू बैंक, कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश इन हैंड, चेक इशूड टू ट्रेड क्रेडिटर, बस यही दे रखा है। ठीक है, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट। In the books of Mr. Manoj, trading and profit and loss account for the year end date 31st of March 2002. ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट जगह छोड़ देते हैं क्योंकि पता नहीं कितना सा जगह चाहिए, तो मैंने पूरा एक एक पेज छोड़ दिया है। ठीक है, यहाँ से हम लोग वर्किंग नोट स्टार्ट करेंगे। अच्छा, वर्किंग नोट में देखते हैं क्या क्या ओपन होना चाहिए। तो सबसे आसान तरीका है कि हम लोग यहाँ एसेट लाइबिलिटीज का डेटा देखेंगे, इससे रिलेटेड अकाउंट में भी ओपन करना पड़ सकता है। ठीक है, तो क्या क्रेडिटर से रिलेटेड अकाउंट हमें ओपन करना पड़ेगा। फर्स्ट क्रेडिटर, ये देखते हैं क्या एडजस्टमेंट है। चेक क्रेडिटर ये सब बोल रखा है, तो ये सब तो क्रेडिटर अकाउंट में ही एडजस्ट होना चाहिए, तभी जाके हमें पता चलेगा कि कुछ अगर बैलेंस वैलेंस निकलता है तो। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, जस्ट ऐसे ही फॉलो करते हैं कि जो भी यहाँ पर है उसका हम लोग अकाउंट ओपन कर लेंगे, अगर नीचे एडजस्टमेंट है तो क्रेडिटर का नीचे एडजस्टमेंट है, चेक इशूड वगैरह दे रखा है। तो सबसे पहले क्रेडिटर अकाउंट ओपन कर लेते हैं। बाई बैलेंस बीडी ओपनिंग हो जाएगा, टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग हो जाएगा। तो बाई बैलेंस बीडी 15770, टू बैलेंस सीडी 12,4000। अच्छा, अब देखते हैं नीचे इंफॉर्मेशंस क्या क्या है। सेल्स रिटर्न, बैड डेप्ट, सेल्स डिस्काउंट अलाउड बाय ट्रेड क्रेडिटर, ये आ जाएगा ट्रेड क्रेडिटर अकाउंट में। 700 जो है डिस्काउंट अलाउड है, तो टू डिस्काउंट रिसिप्ट, टू डिस्काउंट रिसिप्ट 700, टू डिस्काउंट रिसिप्ट 700 हो गया। परचेज रिटर्न ये भी क्रेडिटर में जाएगा 400। बाई परचेज, टू परचेज रिटर्न, सॉरी टू रिटर्न इधर आएगा, यहाँ पर 400। क्रेडिटर कम हो जाएगा रिटर्न होने से, तो क्रेडिटर डेबिट। अच्छा, एडिशनल कैपिटल रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर, कैश परचेज, कैश एक्सपेंस, पेड बाय चेक फॉर मशीन, हाउस होल्ड एक्सपेंस, कैश पेड, कैश ड्रॉन, कैश इन हैंड, चेक इशू टू ट्रेड क्रेडिटर। तो ट्रेड क्रेडिटर को चेक में पेमेंट कर रहे हैं, तो बाई कैश की जगह बाई बैंक हो जाएगा। सॉरी, टू होना, एक सेकेंड, चेक इशू कर रहे हैं तो पेमेंट कर रहे हैं ना, तो टू बैंक होगा, क्रेडिटर कम होगा, हम बाई साइड लिखते रहे। तो ये कितना हो जाएगा 60,270। यहाँ पर परचेज आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट परचेज 700 400, 6270 प्लस 12,400 73,770 माइनस 15,770 58,000। अच्छा, क्रेडिटर मिल गया, इससे हमें क्रेडिट परचेस मिल जाएगा। हम लोग टोटल परचेस को लिख सकते हैं, पहले सारा रफ बना लेते हैं, फिर उसके बाद ही बाकी चीजों को लिखेंगे। तो क्रेडिटर के बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, इसका भी अकाउंट ओपन कर लेते हैं, अगर जरूरत होगा तो इस पे बाकी पोस्टिंग होगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये लाइबिलिटी होता है, तो इधर ब्रॉट डाउन हो जाएगा बाई बैलेंस बीडी और टू बैलेंस सीडी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 600 330, 600 330। देखते हैं इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन गिवन है।
Sales return, bad debt, sales discount allowed, purchase return, additional capital, cash purchase, paid by check for machinery purchase, cash expense हुआ है, बस ये मिल गया एक्सपेंस का डेटा, कैश एक्सपेंस तो 2 क्या हो जाएगा, कैश। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कम हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश एक्सपेंस 9570। ठीक है, तो यहाँ पर बाई पीएल बोल के, पीएल में कितना जाना चाहिए, ठीक है, इसका मतलब क्या है, 600 पहले से बाकी था, हम लोगों ने पेमेंट किया है 9570, तो प्रीवियस टाइम का हमेशा क्लियर हो जाता है, मतलब इसमें प्रीवियस का 600 क्लियर्ड है, तो 8970 आता है, इससे इसको माइनस करके देखो, 8970 आता है खर्चा, उसमें से हम लोगों ने 330 अभी तक नहीं दिया है, तो इसका मतलब 330 है, तो यहाँ पर बैलेंस 8640, चेक कर लेते कितना आता है, इसको टोटल कर लेते सीधा सीधा लेजर को, 9570 प्लस 330, तो ये हो गया 9900 माइनस 600, तो ये हो जाएगा 9300, पीएल में इतना चला जाएगा, ठीक है, पीएल में ये अमाउंट चला जाएगा, इसका मतलब हो गया 9570 टोटल कैश पेमेंट है, जिसमें से प्रीवियस ईयर का 600 है, 9570 प्रीवियस ईयर का 600, तो इस साल का 8970 पे किया है, फिर भी 330 दिख रहा है, तो इस साल का एक्सपेंसेस कितना, 8970 प्लस 330 यानी 9300, या फिर लेजर बैलेंस करो, सिंपल आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये पीएल में चला जाएगा। वर्किंग नोट 3 बना लेते हैं, देखते हैं कौन सा लेजर अकाउंट है, सन्ड्री एसेट 11610 1240 12040, सन्ड्री एसेट्स 11610 12,040। Sales, bad debt, sales discount allowed, purchase return, additional capital, realization, cash purchase, paid by check for machine purchased 430, to bank purchase 430, परचेज हो गया। अच्छा, कैश एक्सपेंस पेड बाय चेक फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस, कैश पेड इनटू बैंक, अच्छा, चेक इशूड टू क्रेडिटर, डेप्रिसिएशन का रेट वेट कुछ था क्या, नहीं, कुछ नहीं बोला है, तो ठीक है, यहाँ पर टोटल करते हैं, डेप्रिसिएशन ही बैलेंसिंग फिगर आएगा, क्योंकि यहाँ पर खरीदा गया है 11,610, पहले से था 430 और भी एसेट खरीदा गया, तो एसेट का वैल्यू होना चाहिए था 12,040, अच्छा 12,040 ही एसेट का वैल्यू है, तो डिप्रिसिएशन कुछ नहीं लग रहा है, डिप्रिसिएशन ये लोग नहीं लगा रहा है। वर्किंग नोट नंबर 4, सन्ड्री एसेट के बाद देखते हैं कौन सा वर्किंग बनेगा, सन्ड्री एसेट के बाद इन्वेंट्री का जरूरत नहीं होता है, ठीक है, इन्वेंट्री के अलावा बाकी हम लोग ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैश इन हैंड एट एंड बैंक, मतलब कंबाइंडली है, इन हैंड का मतलब कैश इन हैंड का भी यहाँ एंट्री होगा, बैंक के थ्रू का ट्रांजैक्शन के भी यहाँ ही एंट्री होगा, तो कैश इन हैंड एंड एट बैंक 6,960 8080, तो बाई बैलेंस सीटी 8080। अच्छा, अब हम लोग पेमेंट रिसिप्ट देखते हैं, यहाँ पर क्या है, सेल्स रिटर्न, बैड डेप्ट, सेल्स, कैश एंड क्रेडिट, तो कैश सेल का एंट्री यहाँ पर हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल कैश एंड क्रेडिट बोल रखा है 71,810, और क्रेडिट सेल हम लोग डेटर अकाउंट से निकाल चुके हैं, क्रेडिट सेल हो रहा है, डेटर अकाउंट नहीं बनाया मैंने, वर्किंग नोट 1 2 3 4, अच्छा डेटर अकाउंट नहीं बनाए, तो डेटर अकाउंट बनाएंगे तभी जाके सेल्स का डेटा मिलेगा, तो यहाँ पर डेटर अकाउंट बना लेते हैं पहले, टू बैलेंस बीडी, डेटर अकाउंट का सेल्स रिटर्न लिख लेते हैं, सेल्स रिटर्न 1450 बाई सेल्स रिटर्न 1450, अच्छा, और क्या है, बैड डेप्ट 420, बैड डेप्ट 420 420, सेल्स है कैश क्रेडिट, अच्छा यहाँ पर क्रेडिट सेल लिखना पड़ेगा, टू सेल्स क्रेडिट, बैलेंस करके ही आएगा, डिस्काउंट अलाउड बाय ट्रेड क्रेडिटर, परचेज रिटर्न, एडिशनल कैपिटल, कैश एक्सपेंस, कैश परचेज, रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर पेड इनटू
बैंक, डेटर से जो पैसा मिला है वो बैंक में हम लोगों ने पे कर दिया है 62,500, तो यहाँ पर हो जाएगा बाई बैंक 62,500। अच्छा, कैश परचेज, कैश एक्सपेंस, हाउस होल्ड। और यहाँ कुछ डेटर से रिलेटेड नहीं है, अब ओपनिंग क्लोजिंग लिख लेते हैं हम लोग। डेटर का ओपनिंग नहीं पता, क्लोजिंग 17,870 बाई बैलेंस सीटी 17,870। चेक करते हैं, 1450 प्लस 420 प्लस 62,500 प्लस 17,870 82,000। अच्छा, एक डिस्काउंट भी था ना, डिस्काउंट, शायद एक डिस्काउंट भी था। ये देखो, रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर पेड इनटू कैश, सेल्स है 71,810। अच्छा, सेल्स है 71,810 और रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर है 62,500। ये वाला डिस्काउंट 700। डिस्काउंट 700 है, लेकिन वो डिस्काउंट अलाउड बाय ट्रेड क्रेडिटर है, हम लोग डेटर बना रहे हैं। डेटर का क्या कोई डिस्काउंट दिया हुआ है डायरेक्टली? तो कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। चेक इशू टू ट्रेड क्रेडिटर, नहीं, डेटर का तो कोई डिस्काउंट नहीं दिया है। ये रहा, कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर 64,000, कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर 64,000। अच्छा, और यहाँ पर लिखा हुआ है रिसीव्ड रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर पेड इनटू बैंक 62,500, मतलब यहाँ पर डिस्काउंट कितना हो जाएगा? डिस्काउंट कैसे लिखेंगे? कैश एंड डिस्काउंट, क्या लिखा हुआ है देखो, ये पॉइंट जो है ये मिस हुआ है। 64,000 कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर, कैश और डिस्काउंट मिला के जब हम लोगों ने डेटर को क्रेडिट किया, मतलब हमारे बुक्स में जो डेटर था जब हम लोग उसको कैंसिल किए तब उससे कैश भी लिए, उनको डिस्काउंट भी दिए और क्रेडिट किए डेटर को 64 से, मतलब सेल 64,000 का ही किया था। ठीक है, तो डिस्काउंट इसमें कितना है? डेटर से कितना रिसीव किया? 62,500, तो बाकी अमाउंट डिस्काउंट, हाँ, उस तरह से करना पड़ेगा। 64,000 माइनस 62,500, यहाँ पर 1,500। ठीक है, 1,500, तो इसको टोटल कर लेते हैं। इस पे टोटल हो जाएगा 83,740। ठीक है, 83,740। अच्छा, क्रेडिट सेल ये देखना पड़ेगा, टोटल सेल है 71,810, ये गिवन था 71,810, इसमें से क्रेडिट सेल कितना है, कैश सेल कितना है वो देखना पड़ेगा, कैश सेल लेस करना पड़ेगा, तब जाके क्रेडिट सेल आएगा। ठीक है, देखते हैं कैश सेल कहाँ दे रखा है। कैश सेल तो कैश अकाउंट से निकलेगा, बट कैश अकाउंट भी अभी पूरा नहीं बन रहा है। ठीक है, फिर से एक बार चेक करते हैं, कुछ तो मिल जाएगा हमें डिटेल्स। रिटर्न बैड डेट सेल्स 71,810। यहाँ पर भी तो नहीं मिल रहा है, 71,810 ही है, यहाँ पर भी वही सिचुएशन है। ठीक है, देखते हैं आगे, हो सकता है यहाँ पर कैश सेल का हमें डिटेल्स मिल जाए, बाकी डिटेल्स कैश इन हैंड और बैंक में लिखते हैं, क्योंकि मुझे तो और कोई डिटेल्स नहीं दिख रहा है जिसे हम लोग डेटर अकाउंट में पुट कर दें। अच्छा, अब इंफॉर्मेशन के हिसाब से यहाँ पर पेमेंट ये सब देखना पड़ेगा। ठीक है, सेल्स, रिटर्न बैड डेट सेल्स, कैश एंड क्रेडिट, डिस्काउंट अलाउड बाय ट्रेड क्रेडिटर, परचेज रिटर्न, एडिशनल कैपिटल 8,500, तो कैश टू कैपिटल होगा, तो यहाँ पर टू कैपिटल लिख देते हैं, टू कैपिटल 8,500, एडिशनल कैपिटल, रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर पेड इनटू बैंक 62,500, तो ये हो जाएगा टू डेटर 62,500, कैश परचेज बाई परचेज 1030।
अच्छा, कैश परचेस, कैश एक्सपेंस, बाई एक्सपेंस 9570। पेड बाय चेक फॉर मशीन परचेस 430, तो बाई मशीन 430। अच्छा, बाई मशीन 430, कैश परचेस, कैश एक्सपेंस पेड, हाउस होल्ड एक्सपेंस ड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो बैंक टू ड्रॉइंग्स 3180, सॉरी ड्रॉइंग्स टू बैंक होगा ना, बैंक से विथड्रॉन कर रहे हैं तो ड्रॉइंग्स डेबिट टू बैंक, क्रेडिट द गिवर, तो यहाँ पर बैंक बाई, सॉरी बाई ड्रॉइंग, ड्रॉइंग्स डेबिट होता है, ड्रॉइंग्स टू बैंक 3180, ड्रॉइंग्स, कैश पेड इनटू बैंक 5000, कैश पेड इनटू बैंक 5000, इसका एंट्री क्या हो जाएगा, बाई कैश पेड इनटू बैंक, तो बैंक टू कैश, ठीक है, ये कंबाइंड है, ये कंबाइंड है, तो इसका एंट्री हमें कैसे लिखना पड़ेगा, दोनों साइड, जैसे कैश बुक का 2 कॉलम होता है, तो बाई कैश, कैश टू एंट्री क्या हो रहा है, बैंक टू कैश, ठीक है, तो बाई बैंक और टू कैश होगा, दोनों साइड जाएगा, कॉन्ट्रा एंट्री, ब्रैकेट में सी लिख दो, कॉन्ट्रा एंट्री 9240, देखते हैं 9240 कैश विथड्रॉन। अच्छा, उसके बाद कैश पेड इनटू बैंक, अच्छा कैश पेड इनटू बैंक था, इसका भी तो कॉन्ट्रा एंट्री होगा, और अच्छा मैंने 9240 लिख दिया क्या, कैश पेड इनटू बैंक, ये 5000 होगा, फिर सॉरी 9570 ये वाला, बैंक टू कैश 5000, ये डिपॉजिट वाला 5000। अच्छा, और यहाँ पर हो जाएगा टू बैंक, जब ड्राइंग्स वाला एंट्री होगा, और बाई कैश ये भी कॉन्ट्रा एंट्री होगा, टू बैंक और बाई कैश 9240, 9240 कॉन्ट्रा एंट्री हो गया। अच्छा, कैश इन हैंड 1200, ये क्लोजिंग में जाएगा, चेक इशूड टू क्रेडिटर 60,270, तो बाई सन्ड्री क्रेडिटर, बाई सन्ड्री क्रेडिटर 60,270, closing balance 1200, cash in hand, by cash in hand, $1200। अच्छा, चेक करते हैं, अच्छा ये 8080 जो दे रखा है, ये हम लोगों ने यहाँ से लिया, ये 8080 कैश इन हैंड एंड एट बैंक दोनों मिला के है, ठीक है, और यहाँ पर बोला है कि कैश इन हैंड 1200, तो ये कैश, ये बाई बैलेंस सीडी मैंने लिखा था, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, 8080 को हम अलग अलग करके लिख देते हैं, कैश इन हैंड कैश एट बैंक कितना हो जाएगा, 8080 माइनस 1200, ये कंबाइंडली है तो मैंने अलग अलग लिख दिया, तो इसमें आ रहा है 6880, तो ओवरऑल वही आंसर हो जाएगा, तो 6880 प्लस 1200 प्लस 60,270 प्लस 5000 प्लस 3180 प्लस 430 प्लस 9570 प्लस 1030 प्लस 9240, इसका टोटल हो गया है 96,800, 96,800 minus 5,000 minus 62,500 minus 8,500 minus 9240 minus 66960, 4,600 सेल्स, 4,600, ये कौन सा सेल हो गया, ये कैश सेल हो गया, ठीक है, तो ये बैलेंसिंग फिगर आ गया, बैलेंसिंग फिगर, ये सेल्स ही होगा क्योंकि बाकी सब डेटा दे रखा है, ये कैश सेल हो गया, तो क्रेडिट सेल कितना हो जाएगा, कैश सेल माइनस कर देंगे, तो फिर ये वाला ओपनिंग भी मिल जाएगा 71,810, तो 67,210 बैलेंस करेंगे माइनस 83,740, तो डेटर का बैलेंस आ जाता है 16,530। अच्छा, ये डेटर का बैलेंस बन गया, आई होप कि अब हम लोग का ट्रेडिंग पेल बैलेंस शीट बन जाएगा और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, देखते हैं।
टू ओपनिंग बैलेंस, टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है यहाँ पर ये रहा 8040, क्लोजिंग, क्लोजिंग है बाय क्लोजिंग स्टॉक 11,120 बाय सेल्स। सेल्स में कैश क्रेडिट दोनों ही जाना चाहिए, ये हमें दे भी रखा है, हम लोग तो अलग अलग निकाले बिकॉज लेजर के वजह से। 71,810। अच्छा, इसमें से सेल्स रिटर्न वगैरह भी तो लेस करना पड़ेगा, लेस रिटर्न 71,810 लेस कर देंगे रिटर्न, 71,810 रिटर्न 1450। अच्छा, ये हो जाएगा 70,360। टू ओपनिंग स्टॉक हो गया, टू परचेज, परचेज का देखते हैं ओपनिंग क्लोजिंग, यहाँ पर देख लेते हैं कितना होगा परचेज का डेबिट क्रेडिट। तो परचेज यहाँ पर क्रेडिट 58,000 और कैश परचेज दिया हुआ होगा 58,000 और कैश परचेज है 1030, 58 प्लस 1030, 58 प्लस 1030, 59,030 लेस करना पड़ेगा परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न 400 लेस कर देंगे 58,630। अच्छा, और तो बाय क्लोजिंग स्टॉक तो लिख लिया, अब टू जीपी निकाल लेंगे। जीपी देखो बैलेंस करके, इधर तो टोटल करने से आ रहा है 08418, 81,480 माइनस करने पे आ जाएगा 14,810 आ रहा है, ठीक है 14,810। अब यहाँ पर ही कर लेते हैं बाई जीपी, ब्रॉट डाउन कर लेते हैं बाई जीपी 14,810। अब यहाँ पर क्या क्या होगा, बैड डेप्ट हो जाएगा 420, टू बैड डेप्ट, टू बैड डेप्ट 420, सेल्स डिस्काउंट अलाउड 700, तो बाई डिस्काउंट रिसिप्ट, ये क्रेडिटर का है, डिस्काउंट रिसिप्ट 700। अच्छा, डिस्काउंट रिसिप्ट टू, डिस्काउंट अलाउड भी है, हम लोगों ने सन्ड्री डेटर को 1500, हम लोगों ने खुद कैलकुलेट किया था 1500 का हुआ था। सेल्स डिस्काउंट अलाउड, परचेज रिटर्न, एडिशनल कैपिटल, रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर, कैश परचेज, कैश एक्सपेंस, मशीन, हाउस होल्ड एक्सपेंस, कैश पेड। अच्छा, ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसे, एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का जो मैंने यहाँ पर वर्किंग नोट बनाया था उसका डिटेल्स लिख सकते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पीएल में जाएगा 9,300, टू एक्सपेंस 9,300, वर्किंग नोट नंबर 2 में था शायद, देख लेते हैं 2 था क्या, हाँ वर्किंग नोट नंबर 2 में था। डेप्रिसिएशन तो कुछ नहीं है, तो और तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है यहाँ पर हम लोग टोटल कर लेते हैं 14,810 प्लस 700, तो ये हो गया 15,510 माइनस 9,300 माइनस 1,500 माइनस 420 इक्वल टू 4,290, टू नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 4,290, ठीक है। अच्छा, अब ये नेट प्रॉफिट यहाँ पर बैलेंस शीट में ऐड हो जाएगा, तो बैलेंस शीट का डेटा लिखना पड़ेगा, बट हम लोगों ने ओपनिंग कैपिटल नहीं लिखा है अभी तक, ठीक है। तो पहले हम क्लोजिंग वाला ही लिख लेते हैं, क्रेडिटर, क्रेडिटर कैपिटल ऐड नेट प्रॉफिट, ऐड एडिशनल कैपिटल, इंट्रोडक्शन हुआ है, एंट्री भी किया था हम लोगों ने, लेस ड्राइंग्स, इतना जगह चाहिए, ठीक है। तो ये सब इंफॉर्मेशन है एक्सेप्ट कैपिटल। क्रेडिटर होगा 12,400, हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं जो कि करंट ईयर का बन रहा है, ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इधर से बनेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 330, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 330। अच्छा, सन्ड्री एसेट 12,040, सन्ड्री एसेट 12,040, स्टॉक 11,120, क्लोजिंग स्टॉक था। अच्छा, कैश इन हैंड 8080, कैश इन हैंड एंड बैंक दोनों मिला के है, कैश इन हैंड एंड एट बैंक 8080,
डेटर 17,870 17,870 और कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और बाकी नीचे कुछ भी ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है जो एसेट और लाइबिलिटी को कनेक्ट करे, ठीक है। 12,040 प्लस 11,120 प्लस 8080 प्लस 17,870, तो ये हो गया 49,110। तो इधर भी होना चाहिए 49,110। इसमें एडिशनल कैपिटल देख लेते हैं, ये सब इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगा। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 8,500, ये वाला 8,500। ड्राइंग्स यहाँ पर हाउस होल्ड एक्सपेंस 3180 मिल गया, 3180। नेट प्रॉफिट अभी कैलकुलेट किया था 4290, 4290। तो बाकी यहाँ पर कैपिटल जो है वो आएगा, तो हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा कैपिटल के लिए, तो हम यहाँ पर बना लेते हैं वर्किंग नोट। नेक्स्ट नंबर जो है 456 नंबर हो जाएगा, वर्किंग नोट नंबर 6। बैलेंस शीट बनाने से ही हो जाएगा। क्रेडिटर 15,770, sundry expense outstanding expense 600, sundry asset 11,610, sundry asset 11,610, inventory 8040, inventory 8040, cash 6960, cash in hand and at bank 6960। डेटर क्वेश्चन मार्क तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है 16,530। अच्छा, देखते हैं कितना आता है। देखो कितना आ रहा है कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। कितना आना चाहिए, पर आंसर चेक करते हैं। कैपिटल का बैलेंस 26,770 आना चाहिए। देखते हैं 11,610 प्लस 8040 प्लस 6960 प्लस 16,530 43,140 माइनस 15,770 माइनस 600 26,770। आंसर के साथ तो टैली हो रहा है, बस इधर टैली होने से ही हुआ। 26,770 प्लस 4290 प्लस 8,500 माइनस 3180 36,380 प्लस 12,400 प्लस 330 49,110। ठीक है, टैली हो गया। तो सबसे आसान तरीका है इसका, अकाउंटिंग बना लो जो नीचे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, तो उसके बाद अपने आप फ्लो में हो जाएगा किस तरह से करना है। ठीक है, तो आज यहाँ तक ही करते हैं। बाकी क्वेश्चन जो है होमवर्क में तुम लोग करके देखो, और भी बहुत सारा क्वेश्चन ही है।